एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे इस बार। और अभी हम लोग प्रोजेक्ट लेंगे एमवीसी का, मतलब टेम्पलेट वाला लेंगे, ब्लैंक नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ब्लैंक बनाना, ब्लैंक में कोई एमवीसी कन्वर्ट करना सीख लिया है, ठीक है, उसका प्रोसेस हमने समझ लिया है। बस हम लोग एमवीसी प्रोजेक्ट लेंगे, उसके अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगर करें, ठीक है, और उसको क्विकली आप इंप्लीमेंट कर ले वेब में। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले वेब। वेब में आपको क्या मिलेगा, ASP.NET Core, आई मीन एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट, यहाँ से आप ले लेंगे क्या, एप्लीकेशन का नाम जो भी देना दे दो। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट पे और काम को आप प्रैक्टिकली एफर्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डॉटनेट के जो प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, उसमें हालत खराब हो जाती है, उतना इजी नहीं होता है, उसमें बेसिक क्रेड नहीं होता है। काम जो आपको मिलेगा वो मल्टी टायर का मिलता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है, देखने पर आपको हफ्तों तक उसकी हवा नहीं लगेगी, 10-10 दिन तक, 15 दिन तक हवा नहीं लगती प्रोजेक्ट में कौन सी चीज कहाँ से क्या हो रहा है। 10-10 दिन लग जाते हैं लोगों को समझने में प्रोजेक्ट। तो आप समझो कि आपका स्टेटस क्या होगा। जो लोग अच्छा सीख के जाते हैं, काम करके जाते हैं, उनको समझने में दिक्कत हो जाती है। हमें अगर एमबीसी आती भी होगी और एमबीसी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट में मिल जाएगा ना, तब भी हम उसको हफ्ते भर लगा देते हैं समझने में कि प्रोजेक्ट के अंदर फ्लो क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजें फ्लो कर रही हैं। मुझे देना एक चीज सुन लो तुम लोग, सुबह क्लास में होते हैं ना एसक्यूएल के, तो एक भी बंदा कुछ नहीं बोलेगा, जिसको आता है वो मुंह बंद करके रखेगा, सामने होते हैं सर तोड़ देता मैं। ये बात सही है, ठीक है, दूसरों को डिस्टर्ब, जिसको आता है वो कौन इंटेलिजेंट ब्रिलियंट है, इधर निकल के आओ सामने। क्या बोलते हैं लोग, अरे एक वक्ता है, ये सर ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, और 10 लोग बोलते हैं एक ही साथ। मुझे परेशान करते हो है? सामने होते सर तोड़ देता है इनका, एक दो का में क्लास हो जाती है इनकी 2 मिनट में। एक तो वो टोपी वाला सर, नए वाले बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है, जैसे ही बच्चे बोले ना सर जी बहुत शोर करते हैं आपको, तो बच्चे वो जो ऊपर से आए हमें सीखने नहीं दिए ये लोग। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुम लोग के साथ में? हाँ, जिसे आता है ऊपर जाके दिखाना कलाकारी। सही कह रहे हैं। देखेंगे 3 महीने में क्या रिपोर्ट रहता है, सारी रिपोर्ट निकल जाएगी। आओगे जब यहाँ ना, उतार लिया जाएगा गले में से आई कार्ड। हंसने की चीज नहीं होती, देखा करो अगला इंसान, फ्रस्ट्रेट मत क्या करो अगले इंसान को। क्लासेस चलती हैं, साइलेंटली क्लास लिया करो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो पिंग करके फिर पूछो, ऐसा नहीं कि आप तुरंत अनम्यूट होकर और लगे चिल्लाने। कंफर्मेशन लो, उसके बाद आप पूछो मैसेज, जो भी पूछना आपको। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि देखो प्रोजेक्ट का सर ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेवल बहुत हाई होता है, तो आपको एटलीस्ट बेसिक जो प्रैक्टिस है ना, मिनी जो चीजें हैं, एटलीस्ट जब आपको प्रोजेक्ट दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि चीजें हो क्या रही है, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत लंबे होंगे और ये बहुत टाइम टेकन प्रोसीजर है। कोई इतना इजी और क्विकली नहीं समझ सकता है कि तुरंत देखा प्रोजेक्ट और काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और खास करके मैं बोल दूं, आप क्लाइंट साइड चीजों को फोकस करो, पढ़ो, उसका एक शेड्यूल बना दो कि आपका जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी को आप पढ़ो, क्योंकि डॉटनेट कोर के प्रोजेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का बहुत यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब आप जितना ही आप समझ लो बैकएंड है, उतना ही फ्रंट एंड यूज होता है। क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स मैं बताऊंगा जो प्रोजेक्ट के आपके, जो हम लोग काम करते हैं प्रोजेक्ट पे, जिस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं वो मैं बताऊंगा। उसमें बैकएंड में क्या होता है कि सारा कुछ एपीआई में डील होता है,
सब बैकएंड में एपीआई बना दी जाती है, फ्रंट एंड सब जेएस से कॉल कराया जाता है और हर डेटा पार्शियली लोड कराया जाता है, सारा कुछ पार्शियल रेंडरिंग पे काम करता है। तो बहुत ही डिफरेंट मैकेनिज्म पे सारी चीजें काम करती हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस, देखो बात वही है, अगर आपका टाइम पीरियड मान लो आपको मिला 20 दिन का, ठीक है, 20 दिन, अब मान लो आपकी बैच ऑनबोर्ड होगी 10 तारीख को, 10 मार्च को, ठीक है, आज हमारे पास 17 है, मान के चलो हमारे पास 15-20 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम मान चलते हैं, 20 दिन का टाइम है। आप लोग 20 दिन के अंदर हमसे क्या सीखना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है। 20 दिन के अंदर केवल करेक्शन क्रिएट करना सीखना है या कुछ प्रोजेक्ट और काम की चीजें भी सीखनी है। अगर आप लोग एक ही चीज को, छोटी छोटी चीजों को नहीं कर पाओगे, आप गूगल नहीं कर सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो नहीं कर पाओगे, यूट्यूबिंग नहीं कर पाओगे, तो आप समझ लो फिर बेसिक चीजें ही 20 दिन हम सीखते रह जाएंगे और बात तब आएगी जब आप फ्लोर पे जाओगे, फिर लगेगा यार जो हमने सीखा और जो यहाँ आ गए मिला उसमें कितना बड़ा गैप है, वो पूरा अलग ही लगेगा आपको, पूरी अलग दुनिया में आप आ गए हो। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि बेसिक अपनी चीजों को अपने बेस पे स्ट्रॉन्ग करो और हमें वो सिखाने का मौका दो जो तुम्हें ऊपर मिलेगा, जो तुम्हें अच्छी प्रोजेक्ट के अंदर काम की चीजें होती हैं उन चीजों को सिखा सको, मैं बता सकूं। अदरवाइज टाइम ही सारा कुछ है, टाइम का सारा खेल है, टाइम उतना नहीं रहेगा तो मैं बेसिक चीजें सिखा के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी, सर आपको फोड़ने पड़ेंगे, फिर वो आने वाले 3 महीने आपके जो होंगे ना वो ऐसे लगे रहेंगे कि फिर लगेगा यार 8 घंटे की ड्यूटी होती है लेकिन 14 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, 15 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, तो करने पड़ेगा क्योंकि वहां पर होगा क्या कि आप जो भी टास्क मिलेगा आपको, जो 2 घंटे काम होगा उसको 6 घंटे में करोगे तो टाइम तो बढ़ेगा ही ना। 8 घंटे का काम होगा तो उसको 12 घंटे 14 घंटे में ले जाओगे आप और तब भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा कंसर्न हम यही है कि आप लोग चीजों को बेहतर करो, थोड़ा सा इनिशिएट अपने से लो, हर चीज बेसिक चीजों, एटलीस्ट बेसिक चीजों की डिपेंडेंसी खत्म करो यार, बेसिक चीजें हम कर लेंगे सर, आप कुछ ऐसी चीजें बताओ जो थोड़ी सी अच्छी लेवल की हो। शाकिर सर की बेंच पूछते हो ना कुछ एडवांस चाहिए, वो मेरे से आके मिल लेना, तुम लोग जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बेसिक करके आओगे तभी, कि बेसिक आइडियाज लेके आओ। मेरा कंसर्न कम से कम तुम्हें मल्टी टायर सिखा दूं, मैं तुम्हें जेक्वेरी से एपीआईज बनाना, एपीआई कॉल करना, एपीआई कंज्यूमिंग सिखा दूं, एपीआई कंट्रीब्यूशन सिखा दूं, जेनरिक मॉडल्स क्रिएट करना सिखा दूं, जो प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली यूज होते हैं। वो चीजें तो तभी सीख पाओगे ना जब बेसिक चीजों को स्ट्रॉन्ग रखोगे। वापस आते हैं, चलो ठीक है, डेटाबेस कंट्री, देखो प्रोजेक्ट हमारा ब्लैंक बना हुआ है, करेक्टरी करने के लिए वापस मुझे क्या करना है, देखो मॉडल्स में जाएंगे, सबसे पहले काम क्या होता है आपका मॉडल का, पहले जाओगे मॉडल्स में और करोगे क्रिएट क्या मॉडल। यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है, एक आपको मॉडल बनाइए अपना टेबल जो भी आपको बनाना है, ठीक है, तो आज हम 2 टेबल बनाएंगे डायरेक्ट, कल तो हमने एक टेबल पे काम किया था, आज हम लोग 2 टेबल बनाएंगे। एक टेबल में बनाऊंगा मान लो लोकेशन, इट्स अ लोकेशन, ठीक है, एक लोकेशन की टेबल हमने बनाई है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी रख दो, मान लो प्रॉप एक आईडी हो गया मान लो, और दूसरा ले लेते लोकेशन का स्ट्रिंग, और ले लेते हैं यहाँ पर लोकेशन या फिर प्लेस ले लेते हैं, 2 प्रॉपर्टी, और बाकी कुछ फील्ड्स और भी लेने हैं इसके बारे में तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और ले लेता हूँ इसके बारे में, अच्छा डिस्क्रिप्शन या फिर डिटेल्स, तो कुछ मैंने 3 फील्ड ले लिए हैं। लोकेशन, अभी मेरा सिनेरियो ये है कि मैं लोकेशन और कस्टमर लोकेशन वाइज फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे कोई मान लो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसको जो अपने कस्टमर को लोकेशन वाइज मैनेज करना चाहती है, तो मैंने एक टेबल बनाया अपना लोकेशन का आईडी प्लेस एंड डिटेल्स। दूसरी टेबल मैंने क्या बनाया है यहाँ पे देखो, दूसरी टेबल क्या बनाया यहाँ पर मैंने कस्टमर, ठीक है। जब तुम डेटाबेस पढ़ोगे, डेटाबेस के अंदर एक कांसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट्स के अंदर आपको मिलते हैं क्या रिलेशनशिप, मतलब फॉरेन की, रियल टाइम उसको बोलते हैं फॉरेन की। अगर आप डेटाबेस पढ़ते हैं तो उसमें हम चूंकि जिस डेटाबेस मॉडल में काम करते हैं दैट्स कॉल्ड द आरडीबीएमएस,
इट्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आरडीबीएमएस के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेबल्स को आपस में रिलेट किया जाता है, और रिलेट करने की टेक्निक होती क्या है, फॉरेन की, कंस्ट्रेंट्स फॉरेन की। तो फॉरेन की हम जब हम बात करेंगे कस्टमर और लोकेशन की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच आपस में रिलेशनशिप होगी, क्योंकि हर कस्टमर किसी न किसी लोकेशन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। हर कस्टमर का अपना एक लोकेशन होगा, ठीक है। तो मतलब लोकेशन और कस्टमर के बीच क्या रहेगी, रिलेशनशिप रहेगी। और रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डीबीएमएस के टर्म में कार्डिनलिटी। वहां पर बोलते हैं कार्डिनलिटी, जो बेसिकली 3 तरह की होती है। कार्डिनलिटी 3 तरह की होती है, 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है। many to 1, 1 to many सेम चीज होती है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है। तो जनरली अब ये चीज जब भी आप डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी रिलेशन बनेगी टेबल्स के बीच, वो किस तरह की रिलेशनशिप होगी, कि 1 to 1 की है, 1 to many की है, या many to 1 की है, या many to many की है, किस तरह की रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन फॉरेन की किसके अंदर होगा, किसका फॉरेन की किसके अंदर होगा। जैसे मान लीजिए हर कस्टमर का मान लीजिए एक लोकेशन पे कई कस्टमर आ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोकेशन टेबल है और कस्टमर टेबल है, लोकेशन और कस्टमर में क्या हुआ, 1 to many का रिलेशनशिप बन गया, 1 to many का बन गया, क्योंकि एक लोकेशन पे कई कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कई कस्टमर का एक लोकेशन आईडी क्रिएट हो सकता है जो जिस लोकेशन पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की रिलेशनशिप आपको बिल्ड करनी है। तो कैसे बनाना आपको है, आओ बना के देखते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, आईडी एक फील्ड लिया मैंने, सिमिलरली स्ट्रिंग, मान लो हमने यहाँ पर लिया एक फील्ड और, इट्स अ नेम, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, ईमेल, मोबाइल और लोकेशन, ठीक है। तो लेट्स ईमेल, मोबाइल एंड जस्ट टू बी लोकेशन। लोकेशन का टाइप क्या रखेंगे हम लोग, मॉडल लोकेशन। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक लोकेशन टेबल का जो प्राइमरी की होगा उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉरेन की के रूप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दैट्स इट, ये डन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे डीबी कॉन्टेस्ट क्लास, मतलब कॉन्टेस्ट क्लास जिसके अंदर डेटाबेस के कनेक्टिविटी वगैरह का काम करना होता है। तो यहाँ चलेंगे आप और एक क्लास बनाएंगे, इसका नाम आप रख सकते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। नाम ऐसे कुछ भी रख सकते हो, बट ध्यान रखना है हम डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, हम लोग एप्लीकेशन का नाम जो भी होता है वो दे देते हैं, उसके बाद डीबी कॉन्टेक्स्ट लगा देते हैं। अब बात आ गई पैकेज इंस्टॉल करने की। आपको क्या करना है, इसमें है पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो टूल्स पे जाइए, वापस न्यूगेट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर सॉल्यूशन पे जाइए, ठीक है। सो ब्राउज पे जाओ, यहाँ पर आप सर्च करेंगे क्या, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो कोर के 3 पैकेज मैंने बताए थे आपको इंस्टॉल करने। एक तो कोर, जिसमें हम लोग अपना रिलेवेंट वर्जन देखेंगे विजुअल स्टूडियो 2019 के अकॉर्डिंग 5.0.5। एक पैकेज आपका हो गया, एक्सेप्ट करो। सेकंड पैकेज आपको क्या करना है, बॉटम पे आएंगे, एसक्यूएल सर्वर मिलेगा आपको, तो टूल एंड एसक्यूएल सर्वर। देखो एक एसक्यूएल सर्वर है, टूल है, एक एसक्यूएल सर्वर है। तो मैं टूल कर लेता हूं यहाँ पर 5.0.4, ये भी डन है। और उसके बाद आप लास्टली क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर को करेंगे। इतना करने से आपका इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा, ये भी कर लो 5.0.3। ये भी इंस्टॉल हो गया, फाइन। तो इसको कर देंगे क्लोज, इंस्टॉलेशन डन हो गया तो क्लोज कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनहेरिट करेंगे किसको, डीबी कॉन्टेक्स्ट को। और ये क्लास एग्जिस्ट कहाँ करती है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर, ठीक है। इस क्लास का जो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर होगा उसको क्या करना है, ओवरराइड करना है। पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जस्ट टू बी यूज द बेस कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर टाइप दे देंगे, टाइप क्या देंगे, इट्स अ
DB context option, just to be application DB context, and just to be options and provide the options. Options fine. ये दिया मैंने. पब्लिक DB सेट क्रिएट करना आपको है तो DB सेट मैंने बना दिया. एक तो हमारा पास किसका बनेगा, लोकेशन का बनेगा. सो लेट्स लोकेशन. लोकेशन का क्या बना दिया हमने, गेट एंड सेट. और उसके बाद क्या बनाएंगे, कस्टमर का. लेट्स कस्टमर एंड दिस वन मे बी अ फाइन. क्रिएट हो चुका ये, सेव करिए. सो ये हो गया हमारे पास, डन है. अब आपको क्या करना है, अब आपको चलना होगा startup.cs के अंदर. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्विस जहां प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज डॉट ऐड तो यहाँ पर आप करना है ऐड DB कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर देंगे अपना एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्ट. आप लोग ऐसे मत दिया करो, आप लोग पहले नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे उसके बाद देंगे. ठीक है, अदरवाइज अब क्या होगा, आप जनरेट करने के चक्कर में कुछ गलत कर जाएंगे. क्योंकि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक गलत कर देंगे ना, ये जो होता है नेम स्पेस इंपोर्ट करने के बजाय नया क्लास जनरेट कर देगा और आपके प्रोजेक्ट में आने लगेगी एरर. ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है. आपको क्या करना है, पहले ऊपर नेम स्पेस जो भी चाहिए आप प्रॉपर जाओ, क्योंकि आपको कोई जल्दी नहीं है. आप जाओ पहले प्रॉपर नेम स्पेस इंपोर्ट करो. ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया यूजिंग, हमने कहा यहाँ पर वेब एप्लीकेशन 3 डॉट मॉडल से हमने इंपोर्ट कर लिया. जो भी चाहिए हमें प्रॉपर नेम स्पेस इंपोर्ट करके देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे ताकि मुश्किल कोई भी ना आए. सो यहाँ पर आप कॉल बैक देते हैं ऑप्शंस लैम्डा एंड जस्ट टू बी ऑप्शंस डॉट व्हाट यूज माई एसक्यूएल सर्वर, यूज एसक्यूएल सर्वर. इसके अंदर आपको देना है कनेक्शन स्ट्रिंग. कैसे देंगे, कॉन्फ़िगरेशन इट्स अ प्रॉपर्टी डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग एंड नाउ क्या देंगे आप यहाँ पर अपना DB कॉन्फ़िग. जो भी आपको की बनाएंगे ये आपको देना होगा. ठीक है, तो ये हम जिस नाम से बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये कहाँ बनाते हैं हम लोग, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर. तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाना है. यहाँ पर क्या करना है आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग्स कॉन्फ़िगर करना है. DB कॉन्फ़िग अपना हो गया, की का नाम और उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाएगा, जो कि कहाँ से मिलेगा आपको, सर्वर एक्सप्लोरर से मिलेगा. तो यहाँ पे जाइए, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करिए और एक डेटाबेस क्रिएट कर लो ब्लैंक. तो यहाँ पर MVC DB2 बना देते हैं हम लोग. सॉरी, सर्वर का नेम यहाँ होगा, तो मैं सर्वर का नेम पहले यहाँ देता हूँ. सेलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी कनेक्ट अवेलेबल सर्वर होगा. आपके सिस्टम में एक ही सर्वर होगा, यहाँ पर सर्वर इंटरनल सर्वर काम करता है, कई मिलते हैं. आपके सिस्टम में एक ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, तो मैं MS SQL 2019 सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्रिएट करके देखते हैं ये बनता है या नहीं बनता है, अवेलेबल क्या है. 1789 परफेक्ट है. अगर इससे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा सेलेक्ट करेंगे सर्वर. ये अवेलेबल नहीं है, टाइम ले रहा है, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे. इस पे बन जाना चाहिए. बन गया आपका सर्वर, आपका क्रिएट हो चुका है MVC DB2 नाम से प्रॉपर्टी, और इसका कनेक्शन स्ट्रिंग उठाइए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए. हो गया. ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग आपने प्रोवाइड कर दिया. इसको क्लोज कर सकते हैं इस फाइल को. आप बाकी सारी फाइलें क्लोज कर सकते हैं हम लोग, अननेसेसरी जो भी हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब चलेंगे हम लोग करेंगे माइग्रेशन. क्या स्टेप्स है आपके पास अब माइग्रेशन का. ठीक है, माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन एक प्रोसीजर है
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को जनरेट करते हैं, अपडेट करते हैं, डेटाबेस टेबल्स को जनरेट करते हैं और अपडेट करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ऐड माइग्रेशन, ठीक है, मान लो M1 M2 जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, फर्स्ट टाइम की बात है। इनेबल आपका ऑलरेडी होता है, मैंने इनेबल पहले से कर रखा है ना, तो इनेबल करने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी, केवल डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेटाबेस पहले से बना है तब आपको माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, बस डायरेक्टली कनेक्ट करा लेंगे बस। और जैसा कि मैंने बताया था, जब आप माइग्रेशन करने लगेंगे ध्यान रखना आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट पहले आप बिल्ड कर लो, बिल्ड करने के बाद अगर सक्सेस है तभी आप उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया डन। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर ये डन हो चुका है। ठीक है, ऐड माइग्रेशन कमांड हमारा चल चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड दे देंगे हम लोग, अपडेट डेटाबेस। देखो ये हो गया। फाइनली क्या करना आपको है, अपडेट। ये क्या करेगा, डेटाबेस टेबल्स को जनरेट करके दे देगा। अब एग्जैक्टली अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं कि व्हाट अबाउट द माइग्रेशन, एग्जैक्टली माइग्रेशन क्या है और इस प्रोसीजर में होता क्या है। माइग्रेशन देखो क्या होता है कि जब आप माइग्रेशन करते हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, इसके अंदर कुछ ऑटोमेटेड पोको क्लासेस होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि ये आपकी जो भी डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो भी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आपने क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर जितने भी डीबी सेट के अंदर मॉडल सेट होते हैं उन सारे मॉडल को पिक करता है। ठीक है, और डेटाबेस में पहले चेक करता है कि क्या वो टेबल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर कर रही हैं और सेम चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कोई बात नहीं है, अगर नहीं कर रही हैं तो ये दो मेथड, मतलब एक माइग्रेशन का कोड जनरेट करता है जिसके अंदर एक क्लास होती है, माइग्रेशन क्लास होती है, और उस क्लास के अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है अप, एक होता है डाउन। मतलब जब भी आप डेटाबेस अपडेट करेंगे तो आप दो चीज करेंगे, या तो कुछ उसके अंदर आप ऐड करना चाहेंगे या उसके अंदर से कुछ हटाना चाहेंगे या रिमूव करना चाहेंगे। जैसे मान लो आप कोई टेबल ऐड कर रहे हो या टेबल को डिलीट कर रहे हो, कोई कॉलम ऐड कर रहे हो या कोई कॉलम डिलीट कर रहे हो, या हो सकता है कोई कॉलम को चेंज कर रहे हो उसको ड्रॉप करके नया चेंज अपडेट करोगे, अल्टर करोगे। ठीक है, तो दो ही काम होता है, या तो अप होगा या तो डाउन होगा। ऐड हो रहा है तो अप और रिमूव हो रहा है तो डाउन। तो आपको मैं दिखाऊं, जैसे हमने माइग्रेशन किया तो वहां पर देखो आपका ये एक फाइल जनरेट हुआ है। ये जो माइग्रेशन फाइल होती है यही होती है। देखो एक पार्शियल क्लास है, ये M1 नाम से, जिस नाम से माइग्रेशन बनाएंगे उसी नाम से क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। और ये माइग्रेशन को इनहेरिट करता है, इट्स अ बेस क्लास ऑफ माइग्रेशन, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर होता है। इसके अंदर देखो एक ओवरराइड मेथड मिल रहा है, क्या अब मतलब क्या ऐड होगा। ठीक है, वो क्या है, अप है। तो देखो इसने कुछ कोड जनरेट किया है, तो ये कोड आपका जनरेट हुआ। ये देखो एग्जैक्टली ये फाइल कब जनरेट होती है, जब आप ऐड माइग्रेशन कमांड चलाते हैं। जब आप ऐड माइग्रेशन कमांड चलाएंगे तो ये काम होता है। इसमें देखो एक आ गया ना माइग्रेशन बिल्डर, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करेगा, इसका नाम होगा लोकेशंस। ठीक है, कॉलम उसके अंदर क्या क्या है, आईडी है, प्लेस है, डिटेल्स है, उनके टाइप क्या है, एवरी इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट दिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपके आईडी कॉलम में ये ऑटोमेटिक आइडेंटिटी लगा देता है, उसको प्राइमरी की भी क्रिएट कर देता है, खुद ही कर लेता है। एंटिटी फ्रेमवर्क इतना समझदार है, उसे समझ में आता है कि टेबल में एक कॉलम जो होता है आईडी जो है हमेशा प्राइमरी की होता है, आइडेंटिटी होता है, तो अपने आप कर देता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप इसे हटा भी सकते हैं अपडेट करने से पहले। मतलब आप ऐड जब चलाएं कमांड, ये जनरेट हो जाए, इसमें चेंजेस करके फिर अपडेट कमांड चलाओ। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो आपका अल्टर मतलब ऐड का काम हो गया इधर अपने पास। ठीक है, ऐसे देखो एक आपके पास और टेबल क्रिएट हो रही है, क्या है, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के अंदर देखो सारे कॉलम्स हो गए, प्लस प्राइमरी की कौन बन रहा है, फॉरेन की कौन बन रहा है, देखो यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर क्रिएट होता दिख रहा है। फॉरेन की वगैरह देखो अपने आप बन रहा है, एफ के कस्टमर लोकेशन, लोकेशन आईडी। ठीक है, पी के प्राइमरी की आपका हो गया, लोकेशन आईडी देखो यहाँ पर फॉरेन की मैप हो रहा है, एवरी इंफॉर्मेशन विल बी क्लियर, एकदम सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, इंडेक्सेस क्या बनाएगा, कॉलम का नेम क्या रखेगा, ये सब हो गया। और इधर आ गया नीचे क्या, डाउन, अप हो गया, उधर ऐड क्या हो रहा है, डाउन क्या हो रहा है, ये हो रहा है। डाउन क्या रहा है कि भाई अगर मान लो पहले से टेबल एग्जिस्ट करेगा कस्टमर नाम का, उससे पहले क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, फिर वो नया ऐड करेगा। क्योंकि भाई अगर मान लो पहले से ऑब्जेक्ट बना है
और नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तो नहीं कर पाएगा ना, तो पहले क्या करेगा, पुराने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देगा और नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा, मतलब पुराने टेबल को ड्रॉप करके नए टेबल को बना देता है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसीजर यही होता है माइग्रेशन, इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन में ये कोड जनरेट होता है और जैसे ही आप अपडेट डेटाबेस वाली कमांड चलाएंगे, अपडेट डेटाबेस वाली कमांड जैसे चलाएंगे वैसे क्या हो जाएगा कि ये फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये फाइल जैसे एग्जीक्यूट होगा जिसमें कोड लिखा गया वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा डेटाबेस में, डेटाबेस आपका अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पूरा माइग्रेशन का प्रोसेस यही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं माइग्रेशन। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन? माइग्रेशन क्या है समझ में आ गया? ठीक है, अब ये प्रोसेस अगर मान लीजिए ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेटाबेस जनरेट करना था, टेबल जनरेट करनी थी। अगर मान लो मेरे पास पहले से डेटाबेस टेबल बना होता तो मुझे माइग्रेशन करने की क्या जरूरत? भाई हमें डेटाबेस टेबल जनरेट करनी थी, माइग्रेशन इसलिए हमने किया। अगर हमारे पास पहले से ही डेटाबेस और टेबल बना होता तो मैं क्यों करता, जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो जब आप काम करेंगे कोड फर्स्ट अप्रोच में, एंटिटी फ्रेमवर्क के कोड फर्स्ट अप्रोच में, तो उसमें आप कोड के थ्रू माइग्रेशन करके अपना डेटाबेस और टेबल वगैरह जनरेट करते हैं। लेकिन जब आप काम करेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से या फिर नॉर्मल अप्रोच से काम करेंगे, तब आपके पास डेटाबेस पहले से बना होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब डेटाबेस पहले से बना है तो आपको डेटाबेस तो बनाना नहीं है, तो माइग्रेशन आपको नहीं चलाना है, माइग्रेशन कमांड भूल के भी नहीं चलाएंगे। ठीक है, माइग्रेशन तभी चलाना होता है। और देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, ज्यादातर प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, कैसे मिल जाते हैं मैं बताऊं। क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कोई बड़ा क्लाइंट है, अब उन्होंने क्या किया था, पहले उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, मान लो ASP पे चल रहा था, VB.NET चल रहा था, अब उनको .NET कोर पे मूव कराना है, उसे माइग्रेट कराना है। मतलब भाई ASP पे चल रहा था या VB चल रहा था, स्लो था, प्रॉब्लम थी, अब उसे क्या क्लाइंट मूव कराते हैं। लेकिन वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस हमारा डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें केवल एप्लीकेशन बदलवाना है, डेटाबेस हमारा वही रहेगा। तो वो आपको डेटाबेस क्रिएट करने की परमिशन नहीं देंगे। तो आप डेटाबेस में बनाओ, डेटाबेस जो मेरा है, जो मेरे पास पहले से है, उसी को क्या करो आप लेके काम करो। ठीक है, तो जब हमारे पास आ चुकी, देखो डेटाबेस अभी कोई दो टेबल का कोई प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, टेबल वहां पर जो बनी होती हैं हजारों टेबल होती हैं, और हजारों टेबल में पता नहीं कितने 100 कॉलम 150 कॉलम बने होते हैं, 50 कॉलम 70 कॉलम, कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है वो। तो इतना सब कुछ बनने के बाद वो नया बनाने की परमिशन नहीं देते, कहते वही पे आप काम करो। वहां पर आपको फिर जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तब आपको माइग्रेशन नहीं करना है। जब आपको फ्रेश प्रोजेक्ट मिले, नया बिल्कुल एकदम फ्रेश है, कुछ नहीं बना है इसका, सब कुछ बनाना है, तब आप माइग्रेशन कर सकते हैं। और वो भी अपने टीएल और अपने फ्लोर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के निर्देश के अकॉर्डिंग ही करेंगे, अपने से आप माइग्रेशन कमांड नहीं चलाएंगे। रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है, मतलब इतना सा चेंज भी नहीं करना चाहिए आपको। और अगर आप करते हैं प्रोजेक्ट पे कोई काम करते हो तो बैकअप पहले लिया करो, बैकअप पहले रखो। ब्रांच तुम गिट यूज करो ना करो, सिस्टम में बैकअप पहले रखो, क्योंकि अगर कोड डिस्टर्ब हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, भुगतेंगे आप उससे। बैकअप बिल्कुल रखो, प्रॉपर चीज में जो भी करते हो, कभी कोड में कोई चेंजेस करते हो तो उसका कमेंट जरूर लिखो कि आपने कब क्या चेंज किया, किसने किया, वो चीज रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमने माइग्रेशन तो डन कर लिया है। अब माइग्रेशन के बाद अगर हम लोग चल के देखेंगे कहाँ पे, अपने सर्वर में, तो हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स हमारी बन चुकी होंगी। तो देखो दो टेबल हमारी बन चुकी है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे आप, तो एक कस्टमर और एक लोकेशंस। सो अगर मैं क्वेरी चलाना चाहूँ तो एक नया क्वेरी विंडो ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर ना कुछ एंट्रीज कर देते हैं, मतलब एज अ टेस्ट एंट्रीज कर देते हैं, ताकि हम उस पर अपना काम कर पाए। अभी टेबल बनी हुई है तो एंट्री कर दो कुछ इसके अंदर। तो इसके अंदर एंट्री पहले करते हैं। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर फ्रॉम लोकेशंस, ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर अभी कोई डेटा तो वैसे नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज अभी ब्लैंक है।
बोलो। मैंने मैसेज तो कब से कर दिया था, आपको कर दिया था। कितने दिन पहुंच जाओगे आप लोग? 9:30 कर लो। ठीक है। हैंग कर गया यार सिस्टम में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? मॉडल में अपने आप वो बनाता है क्योंकि आपने मैप कराया हुआ है ना। आपने अगर मॉडल में अपने मैप नहीं कराया होता है तो फिर कैसे बना लेता? आपने थोड़ी जानता। हाँ आईडी बनाया तो आईडी के बिहाफ पे उसने ऑटोमेटिक एंटिटी फ्रेमवर्क। देखो जो डेटाबेस जब आरडीबीएमएस में काम करते हैं तो ये पूरे जो मिस्टर ईएफ कॉड के रूल्स हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज थी डेटाबेस की, ये उन्हें फॉलो करता है। और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए। हर टेबल में एक प्राइमरी की या इंडेक्स जरूर होना चाहिए जो ये फॉलो करता है। तो अपने आप ये क्या करता है, वही करता है। एक टेबल, हर टेबल में जो आईडी कॉलम मिलेगा उसे प्राइमरी की बना देगा। ठीक है। हाँ अगर मान लो आप आईडी कॉलम बनाओ ही ना, ठीक है, तो उस केस में दूसरा तरीका होता है कि आप जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको की नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, उसे लगाना पड़ेगा। तो उस कॉलम को प्राइमरी की बना देगा। मतलब वो मैनुअल कहना हो गया भाई इसको तुम प्राइमरी की बना दो, तो की लगा दिया तो उसने मैनुअल बना दिया। और अगर इसके अलावा मान लीजिए आपको नहीं बनाना है तो मत बनाओ, लेकिन फिर एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ जब काम करेंगे तो वो आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब डेटा मैपिंग की बात आएगी, फॉरेन की लगाने की बात आएगी, तब वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि फॉरेन की के अकॉर्डिंग यही होता है कि जब जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की होती है वही ड्राइव टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की इंप्लीमेंट होता है। जब प्राइमरी की हो गई नहीं तो फॉरेन की बनेगा कैसे? ठीक है, मतलब आप जब रूल तोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आगे चल के जनरेट होगी, दैट टाइम भले ही ना हो। ठीक है, इसलिए हम प्राइमरी की जरूर रखते हैं एक। बाकी आप कुछ रखना चाहो रखो, ना रखना चाहो अलग मैटर है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन एक प्राइमरी की जरूर। आपकी मर्जी, लेकिन की किसी पर अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसकी की तो आप उसी पर लगाएंगे जो यूनिक होगा। ये प्राइमरी की का जो प्रॉपर्टी होता है यूनिक और नॉट नल का होता है, तो आप वही कॉलम पे आप लगा सकते हैं कि जो आपका यूनिक और नॉट नल होगा। ठीक है, जैसे मान लो कस्टमर को रजिस्टर कर रहे हो आप, और कस्टमर रजिस्टर कर रहे हो आप ईमेल एड्रेस के बिहाफ पे, तो ईमेल बिना डाले वो रजिस्टर नहीं हो सकता है, तो आप उसको प्राइमरी की बना सकते हो, क्योंकि वहां पर वो आपका यूनिक भी रहेगा और नॉट नल भी रहेगा। तो ऐसे कॉलम को आप बना सकते हैं। क्या हो गया इसमें? उस एप्लीकेशन बनाया हमने।
चलो, तो ये हमारे पास अभी करंट है, अभी कुछ इसमें डाटा तो है नहीं, इसलिए ब्लैंक आ रहा पूरी तरह से। हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो चूंकि पेरेंट टेबल यहाँ पर कौन सी है, लोकेशन है, और चाइल्ड टेबल आपकी है कस्टमर, तो पहले डेटा कहाँ जाएगा, लोकेशन के अंदर। तो आप इंसर्ट इनटू लोकेशंस, ठीक है। एंड द वैल्यूज, वैल्यूज में क्या क्या है, आईडी है एक, आईडी तो इंसर्ट करनी नहीं है क्योंकि वो तो आइडेंटिटी है, ठीक है। लोकेशन डालेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मान लो दिस इज बेस्ट प्लेस, तो मैंने यहाँ पर दो चीज डाली, मुझे कई डेटा इंसर्ट करना है, वी कैन जस्ट टू बी कॉपी एंड पेस्ट मल्टीपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5-6 लोकेशन ऐड कर लेते हैं, 6 लोकेशन डाल देते हैं, ठीक है। डेली नोएडा, लखनऊ से हो क्या, मेरठ भी, ठीक है। चलो, जो भी है डेटा आपने डाल लिया, एंटर कर लिया। इसके बाद आते हैं, अगर डेटा देखा जाए तो आपके पास जो डेटा मिलेगा वो क्या मिल रहा है, देखो ये आपके पास डेटा आ गया यहाँ पे। अभी ये थोड़ा सा जूम नहीं है तो आपको दिख रहा होगा, जूम होगा भी नहीं यहाँ से ये तो, बट ये आपके पास डेटा यहाँ पर बेसिकली क्रिएट हो चुका है ना। अगर देखा जाए तो डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है, आईडी, प्लेस और डिटेल्स। अब क्या करेंगे, कस्टमर टेबल में थोड़ी सी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, वैल्यूज क्या रखेंगे, कस्टमर का नेम, ठीक है, लेट्स अजय कुमार, और उसके बाद उसका ईमेल, मान लो ajay67@gmail.com, और मोबाइल, और क्या था, मोबाइल के साथ लोकेशन है ना, तो लोकेशन में क्या जाएगा आपका, लोकेशन का आईडी, मतलब मान लो ये नोएडा से बिलोंग करते हैं तो इनकी आईडी, लोकेशन आईडी 1। कॉपी पेस्ट कर लो कुछ लोकेशन का डाटा, हमें कुछ एंट्रीज यहाँ पर कॉपी पेस्ट मान लेते हैं। ये हमारे हो गए कस्टमर के एंट्रीज ना। सही में चलो, तो क्या बोलोगे तुम लोग, एक्चुअली लड़कियों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे अभी तक, इसलिए मैं ना दूर रखता हूँ इनको। आप लोग बैच अगर अच्छा कुछ कर जाए तो प्रूफ होगा कुछ। अभी तक डॉटनेट में लड़कियों ने बहुत डिसअपॉइंट किया हुआ है। चलो, अब बाकी ये मेन चीज हमारे पास क्या है यहाँ पर, लोकेशन आईडी, ठीक है। तो मैं इसकी लोकेशन आईडी मान लो 2 कर देता हूँ, इनकी 2 कर देता है, 3 कर देते हैं, इनकी 2 कर देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चेंज करते हैं। 4 कर दिया मैंने, इनको 2 कर दिया, तो ऐसे मैंने क्या किए, लोकेशन आईडी सबको अलग अलग लोकेशन प्लेस करा दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, इंसर्ट कर लेते हैं इसको, एंट्री हो गई हमारी डन। और अगर हम लोग अब यहाँ पर कस्टमर्स देखेंगे तो कस्टमर्स हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी डेटा आ गया होगा इनका प्रॉपर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये तो डेटा बन गया, हमारा टेबल बन गई है। अब एक कंट्रोलर बनाते हैं और डेटा को हम लोग शो कराते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं,
सिस्टम का पता नहीं, जैसे लगता है 5 मिनट चलता है उसके बाद हैंग कर जाता है, रुक जाता है। मुझे लगता है इसको वापस से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा भैया। जिसके अंदर एंटीवायरस इन्होंने इनेबल कर रखे हैं तो सारा खेल वही खेलते हैं। ये आईटी टीम वालों ने बहुत कमाल के लोग हैं। चलो एक काम करते हैं, अब वापस से क्रिएट करते हैं कंट्रोलर, माइग्रेशन को क्लोज करते हैं। कंट्रोलर पर राइट क्लिक किया आपने और ऐड किया कंट्रोलर, तो अभी आ नहीं रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। तो एक कंट्रोलर ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। कंट्रोलर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी वापस आ जाए, टेम्पलेट एक्चुअली में इनिशियलाइज नहीं हो रहा था तो दिक्कत करता है ये। वापस अभी आ जाएगा ऑप्शन डायरेक्टली कंट्रोलर का यहाँ पे, तो आप यहाँ से कंट्रोलर ऐड कर लो अपना। इंपटी कंट्रोलर लेंगे और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग कस्टमर कंट्रोलर। कंट्रोलर 1 की वर्ड हटा देंगे, यहाँ से 1 नहीं रहना चाहिए। तो हमारा एक नॉर्मल सा कंट्रोलर ऐड हो गया विद द नेम ऑफ। अब क्या करेंगे, अब सिंपली चलेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक कस्टमर कंट्रोलर ना। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन की लिस्ट दिखानी है। मैं क्या चाहता हूँ, पहले लोकेशन आए और हम जिस लोकेशन पे क्लिक करें उस लोकेशन के सारे कस्टमर फिल्टर होके आने चाहिए। पहले लोकेशन की लिस्ट आ जाए, जिस लोकेशन पे क्लिक करें उसके सारे कस्टमर मुझे फिल्टर करके चाहिए, ठीक है। इसका टेक्निक क्या होगा, कैसे आपको इसे परफॉर्म करना है देखो। तो पहले आपको क्या करना होगा, मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना यूजिंग वेब एप्लीकेशन 3 डॉट। कहां से आएगा ये, क्लास का नेम आपके पास क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, जस्ट टू बी डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसका एक प्रॉपर्टी आप ऐसे बना सकते हैं, प्राइवेट application db context and just to be db context. So let's say db context this one, and now this dot db context equal to db context, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया, इसका व्यू बना लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक व्यू ऐड करना आपको, ऐड व्यू, इंडेक्स नाम से रखेंगे, इंपटी व्यू इंडेक्स नाम से बनेगा, ऐड कर दो। डेटा फेच करना है तो आप यहाँ पहले डेटा फेच कर लो अपना, और उसके बाद उस डेटा को ले जाकर अपने आप व्यू पे दिखा दो। व्यू रेडी है, डेटा दिखाना आपको ले जाना है, तो लेट्स लिस्ट ऑफ, क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे किसकी, लोकेशन की। लिस्ट ऑफ लोकेशन क्रिएट होगा क्योंकि आपको पहले लोकेशन दिखानी है। तो लेट्स लिस्ट ऑफ लोकेशंस नाम का एक प्रॉपर्टी बना लो, इक्वल टू db context डॉट लोकेशंस डॉट टू लिस्ट।
सारी लोकेशन फेच करनी है टू लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो वेरिएबल मतलब लोकेशंस को यहाँ पर पास कर देना होगा जिसमें आपका डेटा एंट्री होगी। लेट्स पास द लोकेशंस, ठीक है। व्यू पे आ जाओ, यहाँ पर पहले नेम स्पेस इंपोर्ट कर लेंगे एट मॉडल डॉट वेब एप्लीकेशन 3, जो भी आपका नेम स्पेस है, डॉट मॉडल्स डॉट कहां से आएगा डेटा, लोकेशन से। सो लेट्स पास द लोकेशन, और लोकेशन को आप क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, आई इनमरेबल टाइप दे देंगे इसका, इससे क्या हो जाएगा, ये मॉडल आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर जेनेरिक मॉडल में एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे टेबल में डेटा दिखाना है या फिर लिस्ट में दिखाना है, मुझे डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप के टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर आपको पता है कि बेसिकली एक टीआर बनाएंगे और इसके अंदर एक टीएच बनाएंगे, लोकेशन लोकेशंस, और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे एक लूप एट फॉर ईच, कल बताया था मैंने लिखाना, वेयर लोकेशन इन मॉडल, मॉडल से आएगा लोकेशन, ठीक है। ये मॉडल अपना प्रॉपर्टी बिल्ट इन होता है, डायनेमिक प्रॉपर्टी इसके अंदर है। अगेन क्या करेंगे, टीआर बनाएंगे और उसके अंदर टीडी, टीडी में ऐड जो भी आप पाएंगे लोकेशन प्रॉपर्टी डॉट, लोकेशन का नाम प्रिंट कराना आपको है, यू नो बेसिकली आपको जो लोकेशन का नाम होगा या जो प्रॉपर्टी होगा यहाँ पर क्या है, ये प्लेस है, वी कैन पास द लोकेशन डॉट प्लेस, प्लेस को प्रिंट करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। डिटेल प्रिंट करानी है, नो वरी, एक और टीडी ले लो एट लोकेशन डॉट डिटेल, जो भी प्रॉपर्टी में आपके पास आता है, ठीक है। प्रिंट करा दिया, तो इधर आपको कॉलम भी बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। ये बढ़ा दिया मैंने। अब तो इससे हमारा क्या होगा, सारी लोकेशन तो फेच होके आ जाएंगी। और रही बात इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दो, मैं टेबल क्लास लगा देता हूं, टेबल टेबल लेट्स बॉर्डर जैसे क्लास लगा देते हैं बस, ठीक है। और वापस इसको रन करा लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर समझते हैं कि इसके आगे और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम देख लेते हैं हमारा डेटा हमारा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। डेटा एक बार आ जाए उसके बाद आपका जो फिल्टर लगाना है फिल्टर लगाओ, जो करना है वो करो। कोई स्टेप पे कंफ्यूजन है किसी को बताओ, कोई स्टेप्स में कंफ्यूजन है, किस तरह से चीजें चल रही है, एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा, वरना करते रहो बुढ़ापे तक। जिंदगी में इतने मौके नहीं मिलते मेरे भाई। फाइनली देखो स्टेप सही है, ज्यादा होता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड कूल करके अंडरस्टैंड करना है, दिमाग में पहले सारे स्टेप्स को बैठाओ, तो उसके बाद उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग में जब आप करेंगे पहली बार तो, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा जब आप थोड़ा सा दिमाग खुल करके करेंगे। कोशिश ये करना कि कोड को आप डिबग करो,
अगर एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है कहीं डेटा में, तो आप क्योंकि देखो होता क्या है इसमें, प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, प्रॉब्लम आएगी आप जब स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो उसमें कोई कोई स्टेप आप स्किप कर देते हैं। अगर आपने कोई को स्टेप स्किप किया तो प्रॉब्लम 100% आपको आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, कोड को डिबग कर लो, डिबग कर लो, पता चल जाएगा कहाँ एरर है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर चलता हूँ कस्टमर पे, वापस क्या करेंगे, कस्टमर कंट्रोलर पे जाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पर कस्टमर का डेटा आता है या नहीं आता है, क्या होता है। सीट डेटा आ गया, लोकेशन सारी आ गई और उसके साथ उसका डिटेल भी आ गया। अब मैं वापस क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो लोकेशन के नेम है ये लिंक्स में कन्वर्ट हो जाएं, जिन पे क्लिकेबल हो, कि हम क्लिक करें तो उसके रिस्पेक्ट में इनका जो मतलब कस्टमर्स हैं वो हमें विजिबल होने चाहिए ना। तो अगर इसे लिंक में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एंकर टैग। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एंकर टैग। कैसे, इसमें हम लोग यूज करेंगे ए, ठीक है, एचआरईएफ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ यूज करेंगे हेल्पर। ए के अंदर पहले तो डाल दो पूरी चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज डिसाइड करेंगे कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ ले जाएगा आपको, तो एचआरईएफ को ही रिप्लेस किया गया हेल्पर की मदद से, क्योंकि हेल्पर डायनेमिक है, एचआरईएफ आपका एचटीएमएल का स्टैटिक चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे आप हेल्पर एएसपी एक्शन, क्या देंगे यहाँ पर, एएसपी एक्शन, मतलब ये कहाँ लेके जाएगा, ये जब आप क्लिक करोगे तो किस एक्शन पे लेके जाएगा, तो मैंने बोला ये एक्शन ले जाएगा कस्टमर लिस्ट नाम का एक एक्शन होगा जहां लेके जाएगा। एसपी कंट्रोलर किस कंट्रोलर पे, सेम कंट्रोलर पे ले जाएंगे हम लोग, कहां पे, कस्टमर पे। आईडी कोई ले जाना है, कोई पैरामीटर ले जाना है, क्योंकि देखो जब हम कस्टमर फिल्टर करने की बात करेंगे तो कस्टमर लोकेशन आईडी के बिहाफ पे फिल्टर होगा ना, तो इसका मतलब मुझे यहां से लोकेशन आईडी भी क्या करनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एसपी राउट आईडी ऐसे भेजेंगे, एसपी राउट आईडी, और आईडी क्या होगा, एट लोकेशन जो भी आपका टेबल है डॉट उसका क्या होगा, आईडी। बस ये आपका बन गया लिंक प्रॉपर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या करेगा, यूआरएल आपको कस्टमर लिस्ट नाम के एक्शन पे कस्टमर कंट्रोलर के अंदर आईडी पैरामीटर लेकर के भेज देगा। अब आपको क्या करना है, एक कस्टमर लिस्ट नाम का एक्शन क्रिएट करना है इनसाइड द कस्टमर कंट्रोलर, और उसके अंदर आईडी रिसीव करना है, उस आईडी की रिस्पेक्ट में कस्टमर को फिल्टर करना है, मतलब क्वेरी चल जाएगी जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल नेम कस्टमर वेयर आई लोकेशन आईडी इक्वल टू दिस आईडी, तो आपका डेटा फेच होके आ जाएगा और उसको लाकर व्यू पे आपको दिखा देना है, ठीक है। इतना करने से आपका स्टेप और प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो मैं वापस जाऊंगा कहां पे, कस्टमर के अंदर, चलिए आ गया, देखो देखो यहाँ पर लिंक सारे बन गए, ये क्लिकेबल है। अब देखो जब मैं किसी लोकेशन पे मान लो मैंने ग्रेटर नोएडा पे क्लिक किया, ठीक है, तो देखो यहाँ पर यूआरएल में क्या हुआ, ये कस्टमर नाम के कंट्रोलर पे कस्टमर लिस्ट नाम के एक्शन पे गया है, ठीक है, और आईडी ले गया क्या 3, जो उसकी आईडी थी वो वापस आईडी लेके चला गया वो। तो आपको क्या करना है, अब आपको सेम चीज को मतलब आपको कंट्रोलर अपना बनाना होगा और कंट्रोलर से काम करना है, ठीक है। हम इसको स्टॉप करते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और कस्टमर एक्शन का नाम क्या था, कस्टमर लिस्ट, और रिसीव किया आपने क्या, रिसीव कर लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं चलूंगा यहाँ पे और पहले कस्टमर को फिल्टर करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को फिल्टर करेंगे। कैसे फिल्टर करना है, बहुत ही आसान होगा, सिंपली लिस्ट ऑफ, कुछ करना है क्या, बस 5 मिनट, बस इनका लास्ट चैप्टर चल रहा है। लिस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर्स db context dot customers dot where, just use the where, क्योंकि ये क्वेरी जनरेट करना आपको क्या, select star from customer where customer location id equal to that id, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं, location dot id equal to id, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आपके कस्टमर टेबल से
सर्च करेगा आईडी को, मतलब इस लोकेशन आईडी की रिस्पेक्ट में जो भी आईडी मिलेंगी वो आईडीज को फेच करेगा और उसको आपस में क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करेगा और लिस्ट में लाकर आपको दे देगा। टू लिस्ट लगा के लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो भी डेटा मिलेगा आपको रिटर्न कराना होगा एक व्यू, और उस व्यू के अंदर क्या होगा, सारा डेटा आपका चला जाएगा। कौन सा है, दैट्स इट, डन। ठीक है, अब इसका एक व्यू बनाइए, ऐड व्यू, और वहां पर कस्टमर का डेटा प्रिंट करा दीजिए। तो मैं यहाँ पर व्यू का नाम दूंगा क्या, कस्टमर लिस्ट। ठीक है, और कस्टमर का मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा, मॉडल आई इनमरेबल, वापस से वही करना पड़ेगा आपको। और वेब एप्लीकेशन 3.models. कहां से लाएगा ये, ठीक है। अब आपको कस्टमर टेबल में दिखाना है या कैसे दिखाना है, जैसा आपने इधर दिखाया, तो आपको डिसाइड करना होगा कैसे दिखाना। मुझे टेबल में दिखाना है, मान लो कस्टमर का नेम और ईमेल दो चीज दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं टेबल ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सेम टेबल को, HTML को, और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आपका लिंक ही रहेगा। तो लिंक यहाँ नहीं रखेंगे, इसको हम लोग ये हटा देते हैं और केवल यहाँ देते हैं हम लोग नेम और ईमेल, ठीक है। तो मॉडल में क्या आएगा, मान लो कस्ट, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, कस्ट डॉट क्या आएगा, नेम, वापस नेक्स्ट डॉट ईमेल, दैट्स इट। तो डेटा आपका फेच होने लगेगा। इतना करने के बाद लेट्स रन दिस। हो गया, फिल्टर लगा लिया आपने, फिल्टर का काम भी हो चुका है। इस तरीके से काम करेगा। इसमें अब आपको इतना करना है, इस कोड को गिट पे पुश करना है, ये आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा। और इस कोड पे एक और चीज इंप्लीमेंट करेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ उसको रन कराने के बाद। आया नहीं, आगे होगा, शाम तक आगे होगा, इतना लंदन से थोड़ी आएगा। तो है ना, अब कलेक्ट थोड़ी ना हो। कल हमें चाहिए, अब तुम आए न आए तुम्हें छुट्टी पर, बगलौली नहीं, कल लाख चाहिए हमको। चलो मैं यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, मान लो मैंने नोएडा पे क्लिक किया, तो देखो नोएडा के जो भी कस्टमर होंगे नोएडा लोकेशन के आ गए, उनके नेम और उनका ईमेल आ गया। वापस बैक जाओ, दिल्ली के मुझे देखने हैं, दिल्ली पे क्लिक किया मैंने, दिल्ली के जो भी कस्टमर होंगे वो आपको दिखेंगे, व्हाटएवर द लोकेशन, जो भी आपके पास होंगे, आप देखो उस लोकेशन का आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। मान लो किसी लोकेशन का कोई कस्टमर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मैसेज भी दिखा सकते हैं चेक करके कि भाई इस लोकेशन पर कोई कस्टमर फाइंड नहीं हो रहा है। वी कैन पुट लाइक द मैसेज, कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली एक इफ लगा सकते हैं ऐसे, एट इफ हमने कहा यहाँ पर मॉडल जो हमारे पास है डॉट काउंट, मॉडल को अगर हम लोग काउंट करें और ये लेस देन क्या आ रहा है, मान लो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब अगर मान लो इसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो आप एक मैसेज दिखा देंगे यहाँ पर, मान लो पैराग्राफ लेकर के दिखा दो, कस्टमर वाज नॉट फाउंड, सो क्लास टेक्स्ट सेंटर डाल देते हैं इसमें हम लोग, जस्ट टू बी टेक्स्ट, एल्स पार्ट में डाल दीजिए आप अपना ये, मतलब अगर कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो आपका यहाँ पर, अगर ट्रू हो गया तो आपका मैसेज आएगा, अदरवाइज आपका ये आएगा। बूटस्ट्रैप पढ़ो, उसके लिए क्लाइंट साइड पढ़ो, HTML CSS पढ़ो,
अब सारे में बता रहा, बस रन करके दिखा रहा हूँ बस। बटन लगाओ। क्या सिस्टम ऐसा लगता है सिस्टम रुक जाता है, अचानक से रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा, बिल्कुल स्टॉप। ठीक है, देखो अगर मान लो किसी लोकेशन पे कस्टमर नहीं है, क्या मैसेज आ रहा है, कस्टमर वाज नॉट फाउंड एट दिस लोकेशन ना, और जिस लोकेशन कस्टमर है उस पे आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, इतना आपको करना है, इतना पहले डन करो। अगली क्लास में आगे बात करेंगे, इस पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे फिर। ठीक है, कोड जितना भी करेंगे आप लोग